Hello everyone, this is Pratibha Pandit from St. Andrews Institute of Technology and Management, Farrukhnagar, Gurugram. I am ready here for presenting a lecture on design of concrete structure 2. This is my lecture number 17. I am taking staircase design right now. This is unit number 2 and very important numerical comes in the exams, and 15 marks question is asked by the examiner in the examination. So guys, today we will do the complete design portion, okay, with one example. So in spite of taking more time, I already discussed about the theoretical portion and all the specifications and design steps. Today I will take the numerical directly. आप इस न्यूमेरिकल को नोट कर लीजिए. Design a dogleg stair for an office building in a room measuring 3x6 meter clear dimension. Floor to floor height is 3.5 meter. The building is a public building liable to overcrowding. तो overcrowding के लिए भी ये यूज होगी. Stairs are supported on brick walls 230 mm thick at the end of the landing. Use M20 concrete Fe415 steel. ओके, सबसे पहले आप देखिए इसका, अगर आप फिगर भी साथ ही साथ ड्रॉ करेंगे, मैं आपको भी दिखाती हूँ. देखिए सबसे पहले इसकी जो विड्थ है, रूम जो है 3x6 का है, तो विड्थ क्या है 3 एंड लेंथ क्या है 6. ठीक है, तो विड्थ कितनी दी है आपको 3 मीटर. अब हम ये अपने आप कंसीडर करते हैं कि हमें कितनी फ्लाइट डॉगलेग स्टेयर्स है, तो क्या किस तरीके का शेप होगा, एक लैंडिंग पोर्शन होगा, फ्लाइट पोर्शन होगा, फिर लैंडिंग पोर्शन होगा, फिर फ्लाइट होगा. So considering two flights of dogleg stair, let us assume width of each flight as 1.35 मीटर. ये आपने assume किया है as per the code. ये आपको स्टैंडर्ड ध्यान रखना है कि जनरली जो पब्लिक बिल्डिंग्स होती है उनके लिए हम लोग फ्लाइट की जो विड्थ है वो 1.35 एज्यूम करते हैं अराउंड. ये वेरी भी कर सकती है. इसके बाद स्पेस बिटवीन, ये आपने न्यूमेरिकल नोट कर लिया है, तो आप आगे बढ़ेंगे. स्पेस बिटवीन टू फ्लाइट के बीच का स्पेस अगर आप निकालेंगे. ठीक है, अब मैं इस फिगर में देखती हूँ. आप एक फिगर आपको इसमें प्रॉपर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा. ये है आपका स्टेयर का, आप प्लान व्यू देख रहे हैं. तो जो ब्रिक वॉल है वो 230 की है, ये 230 की है, ये इसकी विड्थ गिवन थी. ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था कि ये लैंडिंग पोर्शन है, ये एक फ्लाइट है जिसमें स्टेप्स है, ये लैंडिंग पोर्शन है, ये एक फ्लाइट है जिसमें स्टेप्स है. ठीक है, ध्यान से सुनिएगा. ये आपका 3 मीटर है मतलब 3000 mm. ये आपका 6 मीटर है मतलब 6000 mm. ओके, तो अब हमें क्या निकालना है कि जो विड्थ ऑफ, जैसे आपने क्या एज्यूम किया, विड्थ ऑफ लैंडिंग आपने क्या लिया है, आपने दो फ्लाइट में डिजाइन किया और विड्थ ऑफ ईच फ्लाइट 1.35 आपने एज्यूम कर लिया. ये फ्लाइट है, ये फ्लाइट है, ये लैंडिंग है, ये लैंडिंग है. तो इस फ्लाइट की जो विड्थ है वो 1.35 मतलब 1350 mm. ये सब कुछ यहाँ mm में लिखा हुआ है. ये विड्थ दोनों फ्लाइट की. ठीक है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, सपोज 1 एंड 2. इसकी भी 1350. अब इन दोनों फ्लाइट के बीच में थोड़ा सा स्पेस होगा, वो स्पेस हम निकाल लेते हैं. स्पेस बिटवीन टू फ्लाइट्स, स्पेस बिटवीन टू फ्लाइट 3 तो विड्थ है, -2 इंटू 1.35, क्योंकि एक विड्थ की फ्लाइट की विड्थ 1.35 है, तो दो की क्या हो जाएगी 2 इंटू 1.35. और टोटल विड्थ क्या है आपकी एरिया की जहां आप इसका बना रहे हो 3,
तो इस तरीके से मैंने स्पेस बिटवीन 2 5 निकाल लिया, जो कि आ गया 0.30 मीटर या फिर 300 mm, जो मैंने वहां पे नोट कर दिया। एंड फ्लोर टू फ्लोर हाइट इज गिवन टू यू, दिस इज 3.5 मीटर। ठीक है, अब हम दोबारा से उसी फिगर पे आएंगे, इसको रोटेट करना पड़ेगा। ओके, नो इशू। तो ये स्पेस बिटवीन टू फ्लाइट्स क्या हो गया, 300। ठीक है, अब ये उसके आगे कंटिन्यू करना है, फिगर बना लेना और कंटिन्यू करते जाइए। एज देयर विल बी 2 फ्लाइट्स, ईच फ्लाई विल हैव हाइट। अब हर एक फ्लाइट की हाइट आप निकालेंगे। ठीक है, फ्लोर टू फ्लोर हाइट क्या है, 3.5। फ्लोर टू फ्लोर, उन दोनों फ्लोर के बीच में आपको 2 फ्लाइट में बनाना है, तो 3.5/2, 2 फ्लाइट देनी है, तो एक फ्लाइट की हाइट क्या आ गई, 1.75 मीटर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको। अज्यूमिंग हाइट ऑफ राइजर एस फॉर पब्लिक बिल्डिंग, ये 150 आपको एज्यूम करना है। ये आपको हाइट ऑफ राइजर पब्लिक बिल्डिंग के लिए लगभग राइज, जैसे ये वो है जिसमें स्टेप्स हैं, राइजर थ्रेड ऐसे आप दे रहे हैं, तो हाइट ऑफ राइजर 150 mm आपने एज्यूम कर लिया। तो नंबर ऑफ राइजर कैसे आ जाएंगे, ठीक है, फ्लाइट की हाइट क्या है, 1.75, मतलब 1750 mm, 1750 mm में आप 150 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ राइजर आ जाएंगे, क्योंकि टोटल फ्लाइट की हाइट एंड वन राइजर की हाइट से हमने डिवाइड कर दिया, तो कितना आया, 11.66, मतलब आप 12 इसको ले सकते हैं, मतलब आपको नंबर ऑफ राइजर कितने लेने हैं, 12। ठीक है, इसके बाद आता है नंबर ऑफ थ्रेड रिक्वायर्ड। तो जो थ्रेड होता है वो नंबर ऑफ राइजर से हमेशा एक कम होता है, क्योंकि आप जिस आप ऐसे समझिए कि आपने जिस सबसे पहले राइजर से ही काउंटिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि जब आप पैर रखेंगे तो पहले तो आप लैंडिंग पे हैं, फिर राइजर आया, फिर थ्रेड आया, फिर राइजर, फिर थ्रेड, तो एक नंबर काउंटिंग में क्या होता है, कम होता है। 12 माइनस 1, ये 11 आ गया, राइट। ये आप निकालते जा रहे हैं सारी कैलकुलेशन। इसके बाद विड्थ ऑफ ईच थ्रेड भी आप एज्यूम करेंगे एज फॉर पब्लिक बिल्डिंग, दिस इज 300 mm, ये भी आपने एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो ये आपका थ्रेड की जो आपने विड्थ एज्यूम की, तो टोटल गोइंग पोर्शन क्या होगा, टोटल गोइंग जो है वो आपका ये है, यहाँ से यहाँ तक, जिसमें आपको ये थ्रेड थ्रेड दिख रहे हैं, क्योंकि आप प्लान देख रहे हैं तो आपको राइजर तो दिखेगा नहीं। अब थ्रेड कितने आपके, 11, और आपने एक थ्रेड की विड्थ वो कितनी मानी है, विड्थ 300, तो 300 इंटू 11 क्या हो गया, 3300 mm या फिर 3.30 मीटर, ये आपने यहाँ पे 3300 mm लिख दिया। ये गोइंग पोर्शन होता है, जो इतना पोर्शन है ये 3300 mm। ठीक है, टोटल लेंथ अवेलेबल, ये टोटल लेंथ कितनी थी, 6 मीटर। ठीक है, तो आप 6 माइनस दिस बाई 2 करेंगे, तो कोइंसिडेंटली ये 1.35 आ रहा है, जो कि इससे सेम है, लेकिन हम कैलकुलेट करके निकालते हैं। 6 तो आपकी टोटल है, 6 में से आपने ये 3.30 माइनस किया, बाई 2 कर दिया, तो इतना पोर्शन और ये इतना पोर्शन आपका निकल के आ गया, 1350 mm, दिस वन 13, क्योंकि इक्वली विड्थ की इक्वली डायमेंशन की हम लोग डिजाइन करते हैं, तो ये इस तरीके से। और ये जो 230 लिखा हुआ है, ये विड्थ ऑफ द वॉल है, ये जो 230 लिखा है दोनों साइड ब्रिक ब्रिक है, तो आपने ये डायमेंशन निकाल दिया, कैसे आई है, 6 माइनस 3.3/2। ठीक है, इस तरीके से ये आपने ये सारी डायमेंशंस को लिख लिया, जिनका हम आगे यूज करेंगे। तो ये क्या हो गई, विड्थ ऑफ ईच लैंडिंग, लेंथ तो ये है, विड्थ ऑफ ईच लैंडिंग, ये लैंडिंग पोर्शन है, ये फ्लाइट है, ये अनदर फ्लाइट, और ये क्या है, लैंडिंग, ये डॉग लेग स्टेयर्स का क्या है, प्लान व्यू है। ठीक है, इतना आप कैलकुलेट करके रखेंगे। इसके बाद आते हैं आप डिजाइन ऑफ स्टेयरकेस, ये तो डायमेंशन कैलकुलेशन होगी, नंबर ऑफ राइजर, नंबर ऑफ थ्रेड निकालना। ठीक है,
अब आप करेंगे डिजाइन ऑफ स्टेयरकेस। तो आप सबसे पहले निकालते हैं इसमें इफेक्टिव स्पैन ऑफ फ्लाइट। आपको फ्लाइट को डिजाइन करना है कि फ्लाइट की जो वेस्ट स्लैब है उसमें रेनफोर्समेंट आपको क्या देना है, आपको यही चीज तो डिजाइन करनी है। तो इफेक्टिव स्पैन ऑफ फ्लाइट क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द वॉल। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ इसके सेंटर से इसकी सेंटर मीन्स 6 तो पूरा लेना ही है, प्लस ये 230 मतलब 0.23 मीटर बाई 2, 0.23 मीटर बाई 2, यही किया मैंने इफेक्टिव स्पैन। तो आप फ्लाइट का टोटल लेंगे प्लान में देखेंगे तो ये क्या आ गया 6.23 या फिर 6230 mm। ये देख लीजिए इफेक्टिव स्पैन कैसे निकालते हैं। ठीक है, इफेक्टिव स्पैन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द वॉल। तो आपने क्या लिया 6 प्लस 0.20/2 और 0.2023/2, इफेक्टिव स्पैन आ गया आपका। इसके बाद आता है आपका थिकनेस ऑफ वेस्ट स्लैब। इस थिकनेस, अब वेस्ट स्लैब की थिकनेस निकालेंगे जो कि मैंने आपको स्पेसिफिकेशन में बताया था कि 120 से 125 ऑफ स्पैन लेते हैं अप्रॉक्स। तो वही किया है, 120 ऑफ स्पैन कर दिया। स्पैन कितना है आपका 3, स्पैन यही आपने जो निकाला है 6.23 थाउजेंड का, तो मल्टीप्लाई mm में किया है बाई 20, तो क्या आ गया 312 के लगभग, 311 आ गया। ये आपका वेस्ट लेग की थिकनेस आ गई, मतलब आप स्मॉल डी एज्यूम कर लीजिए, 300 ले लिया, ओवरऑल डी आप 325 एज्यूम करते हैं ये इसको देखते हुए। आप इसको ज्यादा भी ले सकते हैं लेकिन ये सही है। कैपिटल डी मतलब ओवरऑल डेप्थ आपने कितनी ले ली 325 और स्मॉल डी आपने 300 एज्यूम कर लिया, लेट अस एज्यूम। ठीक है, इसके बाद यहां तक कैलकुलेट हो गया। इसके बाद आप करेंगे लोड की कैलकुलेशन पे। अब लोड के भी कई पार्ट्स में निकालते हैं, राइट। सबसे पहले निकालते हैं हम वेट ऑफ वेस्ट स्लैब इन प्लान पर मीटर विड्थ ऑफ फ्लाइट। इसके लिए सीधे फॉर्मूला आप यूज करेंगे डी अंडर रूट, ये मैंने बताया था कहाँ से आया, इसका हमने थ्योरी में देखा था लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्टली करेंगे। डी अंडर रूट 1 + r² / t² × 25, ये पूरा फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपने इसे यूज किया। डी क्या है ओवरऑल डेप्थ 325 मतलब 0.325, 150 आपकी राइजर है, 300 आपका थ्रेड है और 25 आपकी डेंसिटी है। इसको आपने सॉल्व किया तो आपका 9.1 किलो न्यूटन पर मीटर आ गया। ठीक है, 9.1 किलो न्यूटन पर मीटर। ये 9.1 आपका क्या आ गया वेट ऑफ बेस स्लैब। इसके बाद आप जाएंगे वेट ऑफ स्टेप्स पर मीटर विड्थ ऑफ फ्लाइट। इसके लिए जो हम यूज करते हैं वो है 25 RT/2T। आप सीधे इनका यूज करें वो ज्यादा बेटर है, कहाँ से आया है इसमें जाने की अभी जरूरत नहीं है। तो ये मैंने आर कितना है, राइजर हम 150 का लेते हैं मतलब 0.15, थ्रेड हम 300 लेते हैं मतलब 0.30। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, ये हमेशा किलो न्यूटन पर मीटर में आता है, यूडीएल जैसे लोड होता है ना वैसे 1.875 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये और ये तो आपका डेड लोड था, इन दोनों को आपने ऐड कर दिया तो ये टोटल लोड हो गया 10.975। ठीक है, टोटल लोड निकल गया। अब आप निकालेंगे लाइव लोड। ये देखिए लाइव लोड, लाइव लोड ओवर क्राउडिंग बिल्डिंग के लिए हम 5 एज्यूम करते हैं, 5 किलो न्यूटन पर मीटर इसको, तो वो मैंने अपने आप लिख लिया क्या 5। ठीक है, तो टोटल डेड लोड टोटल लाइव लोड आप स्मॉल डब्ल्यू निकाल देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 15.975, इसको मैंने 16 किलो न्यूटन पर मीटर ले लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत ना हो तो आप आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज पहले आपको लोड कैलकुलेशन अच्छे से समझना पड़ेगा।
तो आपने वेट ऑफ स्लैब लिया, स्लैब पोर्शन और स्टेप्स पोर्शन है फॉर्मूले से, वो दोनों ऐड कर दिए तो डेड लोड हो गया। लाइव लोड आपने एज्यूम कर लिया, दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। इसके बाद में हम इस लोड को फैक्टर्ड करते हैं, WU मतलब 1.5 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया 24 किलो न्यूटन पर मीटर। ये चीज हमेशा लोड को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये जितना फैक्टर लोड तक रख लिया, ठीक है। ये जितना पोर्शन था ये फ्लाइट्स के लिए था, मतलब जो आपका स्लैब पोर्शन है उसके लिए लोडिंग का था। अब हम लैंडिंग के लिए करेंगे, ओके। अब आप लैंडिंग के लिए लोड निकालेंगे, तो आप लैंडिंग के लिए डेड लोड निकालेंगे। अब लैंडिंग के लिए भी हम लोग स्लैब की डेप्थ 325 लेते हैं, मतलब 0.325, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट और पर मीटर के लिए आप निकालते हो, इसलिए 1। तो आपका डेड लोड कितना आ गया 8.125 किलो न्यूटन इंटू मीटर। इसके बाद लाइव लोड। लाइव लोड के लिए आपने लाइव लोड इसमें भी वही एज्यूम करना है, जैसे आपने उसमें 5 एज्यूम किया है वेस्ट स्लैब के लिए, इसमें भी आप 5 किलो न्यूटन पर मीटर इसको एज्यूम करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई, तो ये 5 भी आया। लैंडिंग के लिए भी टोटल डेड लोड और लाइव लोड कर देंगे, तो आपने इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 13.125 किलो न्यूटन पर मीटर। इसको भी आपने फैक्टर्ड कर दिया 1.5 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आपका 19.70 किलो न्यूटन पर मीटर आ गया। सेम इसके लिए भी आपका फैक्टर लोड है, तो ये आपने फैक्टर लोड निकाल लिया। फैक्टर लोड बेस स्लैब के लिए 24 और लैंडिंग के लिए 19 है, ठीक है। यहां तक आप पहले लोड की कैलकुलेशन करेंगे फॉर बेस स्लैब, मतलब जो फ्लाइट पोर्शन है, एंड फॉर लैंडिंग। अब आप ये फ्लो डायग्राम बनाएंगे। ये वही चीज मैंने बनाई है कि ये बीच वाला पोर्शन बेस स्लैब है, जिसमें जो लोड आ रहा है टोटल फैक्टर क्या था 24, लैंडिंग के लिए क्या था 19.7। ये दो लैंडिंग थे, दोनों को शो कर दिया, ठीक है। बेस स्लैब की बीच की डिस्टेंस कितनी थी 3.30 मीटर, आप ऊपर वाले प्लान में देखेंगे। और ये टोटल कितनी आई थी फैक्टर स्ट्रेंथ 6.25 मीटर, 23 मीटर, ये भी आपने निकाला था। तो ये साइड वाली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये साइड वाली कैसे निकाली है, आधी तो ये विड्थ ऑफ ये लैंडिंग आपकी 1.35 थी, आप ऊपर देखिए, और वॉल की मिड तक का इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि आप रिएक्शन यहाँ तक लेते हैं सेम यहाँ पे। तो इस तरीके से एक फ्लो डायग्राम, तो आपने यहाँ पे लोड शो कर दिया, उसकी डिस्टेंस शो कर दी, यहाँ पे ये आर ए रिएक्शन और ये आर बी रिएक्शन, एक फ्लो डायग्राम आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये फ्लो डायग्राम आप ऊपर से देखते जाएं, और डिस्टेंस के हिसाब से आपने ये लोड आपका वेस्ट स्लैब पे है, फ्लाइट पर, ये लैंडिंग पे, ये लैंडिंग पे, ठीक है। ये तो समझ में आ गई, आपने लोड निकाला वही यहाँ पे लिख दिया है। अब आप निकालेंगे डिजाइन मोमेंट। डिजाइन मोमेंट के पहले आप क्या निकालेंगे रिएक्शंस। तो रिएक्शंस एट सपोर्ट आप आर ए और आर बी निकालेंगे। तो मैंने इस तरीके से निकाली, आप रिएक्शन किसी भी जैसे अपने तरीके से निकालते हैं सेक्शन मान के, जिस भी तरीके से, क्योंकि देखिए ये सिमेट्रिकल फिगर है, तो आप ऐसा मानेंगे कि हम सिमेट्री के हिसाब से इसको निकाल लेते हैं। आर ए आर बी की वैल्यू क्या है सेम है, तो आपने क्या किया 2, ये लोड दो बार लग रहा है 2 इंटू 19.70 इंटू, अब ये यूडीएल है तो इसकी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, लोड बनाने के लिए, प्लस 24, ये भी यूडीएल है तो इसकी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया 3.30, कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है इतनी डिस्टेंस पे, बाई 2। तो इसको जब आपने सॉल्व किया तो कितना आया ये 68.5 किलो न्यूटन। तो ये रिएक्शन आर ए भी हो गई और ये रिएक्शन आपकी आर बी हो गई। जब भी कोई सिमेट्रिकल फिगर हो तो आप वो सारे लोड को ऐड करके हाफ हाफ उसको कंसीडर कर सकते हैं। सो दिस इज द रिएक्शन। अब आप क्या निकालेंगे रिएक्शन मोमेंट। मैंने आपको बताया कि हम मोमेंट की कैलकुलेशन से रेनफोर्समेंट की कैलकुलेशन तक जाते हैं।
तो मोमेंट जो आप निकालेंगे वो क्रिटिकल पॉइंट पे निकालेंगे। अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट सपोज आपका सेंटर पे, क्योंकि सेंटर पे ही मोमेंट लोड सबसे ज्यादा आ रहा है। इसके सेंटर पर लोड सबसे ज्यादा है 24, यहाँ तो 19 है, ये 19 है, तो मिड पे सबसे ज्यादा लोड है। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या है आपका? सेंटर। तो आप क्या निकालेंगे? बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पैन MU। कैसे निकाला है बेंडिंग मोमेंट? देखिए, आप मिड पे बेंडिंग मोमेंट ले रहे हैं तो यहाँ के सारे फोर्स ले लेंगे, रिएक्शन इनटू डिस्टेंस, राइट, माइनस ऊपर से जो लोड लग रहा है इनटू डिस्टेंस। ठीक है, जितनी भी डिस्टेंस है, तो ऊपर से जो लोड लग रहा है वो यहाँ सेंटर पर लगेगा। लोड किलोन्यूटन पर मीटर में, तो उसकी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया, उसके मिड से इसके मिड तक की डिस्टेंस निकाल दी, जो कि क्या है? दिस हाफ प्लस दिस हाफ बाई 2। ये आपको समझना पड़ेगा। माइनस, और क्या लग रहा है? ये वाला लग रहा है। अगर आप सेक्शन यहाँ बीच में लेंगे तो ये भी तो लग रहा है। आपने लेफ्ट के सारे फोर्सेस के अराउंड निकाल दिए, तो 24 इसकी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया, तो इसकी हाफ डिस्टेंस है, तो यूडीएल, ये भी इसकी मिड पे एक्ट कर रहा होगा, तो आपका यहाँ मिड पे एक्ट कर रहा होगा, तो ये सेक्शन पे ये बेंडिंग मोमेंट निकल जाएगा। देखिए, ये बेंडिंग मोमेंट निकालना मैं फिजिकली अभी आपके पास अवेलेबल नहीं हूँ, तो आपने पूरी सिविल इंजीनियरिंग में बेंडिंग मोमेंट निकालना हम सीखते हैं, आप अपने तरीके से निकाल लीजिए कि हमें इस मैं फिर भी बता देती हूँ, बीच में बेंडिंग मोमेंट निकालना, तो या तो आप यहाँ के सारे फोर्स के अबाउट मोमेंट करा दीजिए, या यहाँ के सारे फोर्स ले लीजिए। ठीक है, तो मैंने लेफ्ट के सारे फोर्स को सेक्शन के अबाउट लिया है। तो लेफ्ट में क्या क्या था? एक तो रिएक्शन थी, एक ऊपर से ये लोड आ रहा है, और ऊपर से ये लोड आ रहा है, इन सबको उनकी डिस्टेंस के साथ मैंने ले लिया और उसको मैंने सॉल्व किया। ये आप देख लीजिए, इस इक्वेशन को लिखना आपको समझना पड़ेगा कैसे। मैंने डिस्टेंस ली है, पहले मैंने रिएक्शन ली, फिर उसके मिड तक की डिस्टेंस ली, ठीक है, फिर मैंने ऊपर का लोड लिया, उसमें उसकी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया और उसको सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस ले ली। फिर मैंने ये वाला लोड लिया, इसकी डिस्टेंस जो हाफ है उससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसके सेंटर से उस सेक्शन तक की डिस्टेंस ले ली। तो इस तरीके से MU आ गया। अब इस मोमेंट को लेके हमें अपने सेक्शन को क्या करना है? डिजाइन करना है। तो हम क्या करते हैं? हमेशा इसमें MU निकालते हैं। मतलब ये तो आपका टिपिकल सेक्शन जो कि इसके सेंटर पे उस पर मोमेंट आ गया, तो आप हमेशा MU लिमिट निकालेंगे। यहाँ पे आपने MU लिमिट पढ़ा होगा कि हम ये देखते हैं कि MU को MU लिमिट से कंपेयर करके कि सेक्शन आपको सिंगल रेनफोर्स डिजाइन करना है कि डबल रेनफोर्स डिजाइन करना है। MU लिमिट का फॉर्मूला होता है 0.138 FC की BD स्क्वायर और M20 Fe415 स्टील। तो आपने MU लिमिट 0.138 FC के BD स्क्वायर, तो आपने 0.138 FC के 20 दिया है। विड्थ पर मीटर के लिए चल रहे हैं तो 1000, और डी आपने स्मॉल डी 300 एज्यूम किया था, और इसकी यूनिट मैंने इसको उसमें चेंज कर दिया है न्यूटन में। ये न्यूटन एमएम था, इसको सॉरी हमने किलो न्यूटन मीटर में चेंज कर दिया है, इसलिए 10⁻6 से डिवाइड किया है। तो MU लिमिट को सॉल्व किया तो ये आ गया 2484 किलो न्यूटन इंटू मीटर, जो कि आपका MU से क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, हमारा तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो क्रिटिकल लोड है वो कम आ रहा है। इसका मतलब आप सिंगल रेनफोर्स डिजाइन करके भी काम चला लेंगे। आपको डब्ल्यू, अगर ये वैल्यू MU लिमिट की वैल्यू कम आती है आपके MU से, इसका मतलब आपका मोमेंट क्रिटिकल सेक्शन पे ही बहुत ज्यादा आ रहा है, मतलब आपको डब्ल्यू डिजाइन करना पड़ेगा सेक्शन, वेस्ट स्लैब या जो भी आप रेनफोर्समेंट देंगे। ठीक है गाइस, इसके बाद आपने MU निकाल दिया, MU लिमिट निकाल दी, फिर आप एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट निकालते हैं। मैं एक दो न्यूमेरिकल और बताऊंगी आपको, आप एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट उसी तरीके से निकालेंगे जैसे अभी आप निकालते चले आए हैं। लाइक MU का फॉर्मूला क्या होता है? 0.87 F/AST D ब्रैकेट
1 माइनस ए एस टी अपॉन बी डी इंटू एफ सी के वाई एफ वाई बाई एफ सी की। इस फॉर्मूले को आपने लगा दिया। जो आपका मोमेंट था वो आपने रख दिया, उसकी आपने यूनिट चेंज कर दी, न्यूटन एमएम में ले लिया। सारी एफ वाई आपने 415 लिख दिया। ए एस टी रिक्वायर्ड है, डी आपने 300 एज्यूम किया है। ये बी स्मॉल बी क्या है 1000, डी एफ वाई 415। इसको सॉल्व करेंगे तो ए एस टी की दो वैल्यू आएंगी, मिनिमम वैल्यू आपने यूज कर लेनी है। तो ए एस टी को सॉल्व करके कितना आ रहा है 1117 एम स्क्वायर। ठीक है गाइस, ये हो गया। मतलब आप इसी से एस टी रिक्वायर्ड निकालेंगे, फिर आप डिसाइड करेंगे। सपोज आप 16 की बार दे रहे हैं, तो एक बार का एरिया क्या हुआ पाई बाई 4 इंटू 16 का स्क्वायर, तो कितना गया 201। ये आपने स्पेसिंग का फॉर्मूला लगा दिया, क्या होता है ए फाइव अपॉन ए एस टी रिक्वायर्ड इंटू 1000। स्पेसिंग भी आपने निकाल ली। ठीक है, तो आपने अब आप देखेंगे कि ए एस टी रिक्वायर्ड तो इतना आ रहा था, तो मैं ए एस टी प्रोवाइडेड कितना दूं जो ए एस टी रिक्वायर्ड से क्या हो हमेशा ज्यादा हो। तो आप अभी तक यही करेंगे, यही इसकी रेनफोर्समेंट कैलकुलेशन थी। इसी तरीके से हम सारी डिजाइन को करते हैं। मतलब आपने यहाँ पे क्या किया, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट को भी कैलकुलेट कर दिया इस फॉर्मूले की हेल्प से। इस फॉर्मूले में मैंने m की वैल्यू रखी, इसको मैंने न्यूटन mm में चेंज किया। AST यहाँ पे जो है वो AST रिक्वायर्ड है। फिर आप बार डिसाइड करिए, एक बार का एरिया देख के स्पेसिंग देख के, तो AST प्रोवाइडेड आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और फिर आपने स्पेसिंग निकाले। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। यहाँ पे मोस्टली हम 16 के बार प्रोवाइड करते हैं। फिर आप लिख देंगे नीचे प्रोवाइड 16 बार पाई एट द स्पेसिंग ऑफ 170। आपने 179 आया तो 170 पे सेंटर टू सेंटर अगर उतनी डिस्टेंस पे आ सकती है तो आपने ये स्टील को प्रोवाइड कर दिया। Guys, so this is all about the design portion. A very little portion this is remaining. I will take that part in my next numerical. So till now, if you are facing any problem, then let me know. I will take your problem definitely. Thank you.